हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर करके ये जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। और एक काम करना, नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठना, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पर और उसे लर्न कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दें आपको, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ, तो इसमें जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से इस पीडीएफ को क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पूछा गया है कि वायु की दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या दिशा। अब लीवार्ड, विंडवार्ड की बात करें कि जिधर से हवा आती है, जिधर से हवा आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विंडवार्ड। जिधर से हवा आती है, आती है, क्या है, जिधर से हवा आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विंडवार्ड बोलते हैं। और जिधर जाती है उसे क्या बोलते हैं, लीवार्ड बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं विंड वेग से। तो विंड वेग से क्या मापी जाती है, वायु की दिशा। क्या, वायु की दिशा। वायु की दिशा किससे मापी जाती है, विंड वेग से। वायु की गति किससे मापी जाती है, एनीमोमीटर से। वायु की गति। यहाँ से कितने क्वेश्चन, यहाँ से 4 क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन बना कि वायु की दिशा मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो विंड वेग का करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बना कि जिधर से वायु आती है उसे हम लोग विंडवार्ड बोलते हैं, जिधर जाती है उसे हम लोग लीवार्ड बोलते हैं। और वायु की गति किससे मापते हैं, तो एनीमोमीटर से मापते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग में CH4 का प्रतिशत है। ठीक, अब हम जानते हैं सभी जितने भी गैसेस पाए जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग में, उनकी प्रतिशत जान लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, तो CO2 की अगर बात करें, हम किसकी बात करें, CO2 की, तो CO2 कितना पाया जाता है, 60%। बात करें CH4 की, मीथेन की बात करें, वो कितना पाया जाता है, 20%। ठीक, बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो वो कितना पाई जाती है, 14%। बात करते हैं N2O की, वो कितनी पाई जाती है, 6%। तो आपसे पूछा क्या गया था, उस क्वेश्चन में पूछा गया था जो ग्लोबल वार्मिंग में CH4 पाया जाता है वो कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो पाया जाता है 25%। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग तो कितना पाया जाता है, 25%। ठीक, 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेयर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। डेयर बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो कब हुई थी, 1973 1973 ईस्वी में क्या हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुपर चावल की परिकल्पना किसने दी।
सुपर जो राइस थी उसकी परिकल्पना किसने दी? तो जीएस कुछ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि सुपर धान की अवधारणा दी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। पूछा जा रहा है कि इरूसिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें इरूसिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो सरसों में क्या पाया जाता है? इरूसिक एसिड पाया जाता है। इरूसिक एसिड इसमें पाया जाता है तो सरसों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माइकोराइजा निम्न में से किस पोषक तत्व की उपलब्ध कराता है? कौन सा मतलब माइकोराइजा कौन सी पोषक तत्व को पौधों को उपलब्ध कराता है? तो बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उपरोक्त सभी। तो बात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि अपेडा कौन से वर्ष में स्थापित हुई थी? अपेडा की अगर हम बात करते हैं तो अपेडा 1985, ऑप्शन नंबर बी 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका अगर हम बात करें अपेडा क्या काम करता है तो जितनी भी एक्सपोर्ट की जाती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसमें ये वर्क करता है। क्या वर्क करता है? उसकी शुद्धता और जो भी चीजें हैं, शुद्धता जो भी चीजें हैं वो देखा जाता है कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर आप सीड के लिए कर रहे हैं उसमें बीज तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, इस तरीके की शुद्धता कौन देखता है? अपेडा देखता है। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे है कि किस प्रकार की मृदा को पछेती मृदा या फिर लेट सॉइल, रेगुर सॉइल कहते हैं। अब हम बात करते हैं रेगुर सॉइल किसको बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं काली मिट्टी को। क्या क्या बोलते हैं? लेट सॉइल और क्या बोलते हैं? मैच्योर सॉइल भी बोलते हैं। ठीक, और क्या बोलते हैं? रेगुर सॉइल। ठीक, ये इतने नाम है, किसके नाम है? वो है काली मिट्टी की, ब्लैक सॉइल की। अब बात करते हैं लाल मिट्टी की। लाल, इसे हम लोग अर्ली सॉइल बोलते हैं। अर्ली सॉइल बोलते हैं। ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संकर कपास में प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी क्या होती है? जो संकर कपास होता है इसमें पृथक्करण दूरी क्या होती है, मतलब अलग करने की दूरी क्या होती है? सपोज दैट मानिए ये एक कपास की खेत है, ये एक कपास की खेत है, मतलब इनसे दूरी कितनी रखनी चाहिए कि जो बीज है प्रमाणित बीज वो हमें शुद्ध मिले? तो इसकी करेक्ट आंसर का बात करेंगे तो 30 मीटर जो है कम से कम रखनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है लेकिन कम से कम हम लोग 30 मीटर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंकुरण प्रतिशत इनटू यानी मल्टीप्लाई शुद्धता प्रतिशत अपान 100, ये किसका सूत्र है? बात करेंगे अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण परसेंटेज। अंकुरण परसेंटेज अपान अपान 100। यहाँ मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? मल्टीप्लाई में शुद्धता प्रतिशत, ये जो है अगर हम बात करें तो ये है वास्तविक उपयोगिता का मान है, रियल वैल्यू, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल वैल्यू बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है अंकुरण प्रतिशत मल्टीप्लाई बाई शुद्धता प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100, ये इसका फार्मूला हो गया। वास्तविक उपयोगिता मान हो गया, रियल वैल्यू
हो गई। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय बीज निगम एनएससी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। एनएससी की स्थापना बोले नेशनल यहाँ लिखते हैं एनएससी नेशनल सीड कारपोरेशन, यहाँ लिख देते हैं। नेशनल सीड कारपोरेशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में कर दी गई थी। नेशनल सीड कारपोरेशन की स्थापना कब की गई? 1963 ईस्वी में कर दी गई थी। आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टमाटर के प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए। जो टमाटर की पृथक्करण दूरी होती है ये कितनी होनी चाहिए? तो अगर पृथक्करण दूरी की हम बात करते हैं तो ये 30 मीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 25 भी मिल जाएगा तो 25 आप लोग क्या करिएगा, गलत मत मानिएगा। कई कई बुकों में 25 भी दिया रहता है, लेकिन अगर आए तो इसी को टिक करिएगा। किसको? 30 नहीं है तो आप 25 कर सकते। ठीक, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डोकेज कहलाता है। डोकेज क्या होता है? तो डोकेज बात करें अनुवांशिक शुद्धता। अनुवांशिक शुद्धता, अनुवांशिक शुद्धता। और क्या होता है? बीज के टुकड़े, बीज के टुकड़े। अब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे, क्या कहलाएगा? डोकेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डोकेज। इन दोनों को हम लोग मिक्स कर देंगे, क्या बोलेंगे? डोकेज हम लोग बोल देंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों ए व बी दोनों सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के बीजों को भारत में उत्पादित नहीं किया जाता है। यानी कौन से ऐसे बीज हैं जिन्हें हम लोग उत्पादन भारत में नहीं करते हैं? तो वो कौन से हैं? पंजीकृत सीड। ठीक, पंजीकृत सीड ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अच्छे डिस्क फ्लो का डिस्क एंगल क्या होता है। जो अच्छे डिस्क होते हैं उनका एंगल क्या होना चाहिए? ठीक, तो वो होना चाहिए 42 से 45 डिग्री सेल्सियस। क्या होना चाहिए? 42 से 45 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, डिग्री सेल्सियस नहीं होगा क्योंकि एंगल यहाँ पूछा जा रहा है ना। जब एंगल पूछा जाएगा तो 42 से 45 डिग्री होगा। ठीक, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे बोला जा रहा है कि कंट्री फ्लो। ठीक, कंट्री फ्लाउ जो होता है किस प्रकार की खून का निर्माण करता है, फ्लो का निर्माण करता है। तो किस तरह का करता है? वी आकार का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कृषि यंत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक भू परिष्करण की श्रेणी में आता है। यानी आपको इसमें क्या बताना है कि ये जितने भी यंत्र दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन से यंत्र हम लोग प्राथमिक भू परिष्करण में उपयोग करते हैं और कौन से यंत्र द्वितीयक भू परिष्करण में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भू परिष्करण का मतलब टीलेज हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीलेज। ठीक, अगर हम टीलेज की बात करें फसल बोने के लिए, बोने ही नहीं मतलब फसल बोने से लेकर काटने तक या फिर जो भी क्रियाएं हम करते हैं वो क्या कहलाता है? भू परिष्करण कहलाता है। अब दो सिचुएशन है, एक फसल बोने का, एक मान लीजिए टाइम है, फसल बोने से पहले भी कुछ क्रिया करेंगे
फसल बोने के बाद भी कुछ करेंगे। तो फसल बोने के पहले जो हम लोग करेंगे उसे हम लोग बोल देते हैं प्राथमिक भू परिष्करण, प्राइमरी टीलेज बोल देते हैं। अब फसल बोने के बाद जो हम लोग करते हैं उसे हम लोग बोल देते हैं सेकेंडरी टीलेज या फिर द्वितीय भू परिष्करण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? द्वितीय भू परिष्करण। अब बात करते हैं प्राथमिक भू परिष्करण वाले यंत्रों की। ऐसे यंत्र जिनका प्रयोग हम लोग फसल बोने से पहले करेंगे प्राथमिक भू परिष्करण कहलाएगा। फसल बोने के बाद जो हम लोग करेंगे वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी भू परिष्करण। तो अब यहाँ देखिए कौन सा यंत्र है जो कि हम लोग पहले यूज करते हैं, कौन सा बाद में करते हैं। तो रोटावेटर अगर देखेंगे आप तो हम लोग पहले भी करते हैं वो, और क्या करते हैं? बाद में भी करते हैं। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोटावेटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्री इमरजेंस है। अब यहाँ हम थोड़ा आपको कुछ बताना चाहेंगे प्री इमरजेंस के बारे में। एक होता है प्री इमरजेंस, एक होता है पोस्ट इमरजेंस। ये दो चीजें होती हैं आपकी। क्या होती हैं? दो चीजें होती हैं। ठीक, प्री मतलब पहले। ठीक, अब अगर यही बात करते हैं पोस्ट मतलब बाद। ठीक, अब देखिए यहाँ सब खेल क्या है? सब खेल यही है कि बुआई से पहले मान लीजिए खेत में है, हमने क्या किया? सोइंग कर दिया। ठीक, सोइंग तो कर दिया है, अभी वो अंकुरण नहीं हुआ, जर्मिनेट नहीं हुआ। यानी सोइंग वाले समय से लेकर के क्या, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंफ्यूजन बहुत होती है। सोइंग वाले समय से लेकर के ठीक जर्मिनेशन तक, यानी अभी ये जर्मिनेट नहीं हुआ है, बाहर नहीं निकला है, बूंद से बाहर नहीं निकला है, तो इसे हम लोग बोल देंगे प्री इमरजेंस। ठीक, मतलब कि अभी सोइंग तो हमने कर दिया लेकिन अंकुरण नहीं हुआ, अंकुरण हो गया है लेकिन जमीन से बाहर नहीं आया है, तो हम लोग प्री इमरजेंस बोल देंगे। जब जमीन के बाहर आ जाएगा तो हम लोग पोस्ट इमरजेंस बोल देंगे। ठीक, तो यही है कि किस मतलब कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा कि हम लोग प्री इमरजेंस में यूज करते हैं। एट्राजीन की अगर बात करें ये भी प्री इमरजेंस है, सीमाजीन की बात करें ये भी प्री इमरजेंस है, पेंटामेथिलीन की बात करें ये भी प्री इमरजेंस है। यानी कि कुल मिला जुला के ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। बोला जा रहा है कि सिंचाई की ड्रिप विधि में दाब रहता है। जो सिंचाई की ड्रिप विधि होती है, तो सबसे पहले हम लोग ड्रिप विधि से यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ड्रिप विधि होती क्या है? तो ये सिंचाई की विधि है, सिंचाई की विधि है, सिंचाई की विधि है। ये सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है? तो इजराइल, इजराइल इजराइल में एक वैज्ञानिक है सिंचो ब्रांस, कौन थे? सिंचो ब्रांस एक वैज्ञानिक थी। सिंचो ब्रांस, इन्होंने ही कब खोज किया था ड्रिप इरिगेशन की? तो ड्रिप इरिगेशन की खोज कब हुई थी? 1964। हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग जानते रहिए कि ड्रिप इरिगेशन की खोज कब हुई थी? 1964 में एक वैज्ञानिक थे सिंचो ब्रांस, उन्हीं के द्वारा ड्रिप इरिगेशन की खोज की गई थी। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा जाएगा? तो ड्रिप इरिगेशन कहाँ से आई? भारत को इजराइल से आई। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ उपयोग की जाती है, तो अभी भी कहाँ उपयोग की जाती है? इजराइल में ही की जाती है।
ठीक। अब एक चीज और बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन यूज इफिशियंसी सबसे ज्यादा अगर किसी भी की होती है तो इसी की होती है, कितना होती है इसकी बात करते हैं, कितना होती है, वो होती है 90 to 95% जो है इरिगेशन यूज इफिशियंसी होती है। ठीक, कितना होती है 90 to 95% इरिगेशन यूज इफिशियंसी होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं तो सिंचाई की ड्रिप विधि में जो दाब रहता है वो होता है 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है, नोजल का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? नोजल ये हम लोग करते हैं स्प्रिंकलर विधि में। इसमें स्प्रिंकलर में क्या करते हैं? नोजल का प्रयोग करते हैं। और ड्रिप में क्या करते हैं? ड्रिपर का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, कैसे पूछेगा क्वेश्चन? ड्रिपर का संबंध निम्न में से किससे है? तो आप क्या करेंगे, तो खोजेंगे ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है ड्रिप इरिगेशन, उसी को आप लोग क्या करिएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस ये जो है वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक प्यारा सा आप लोग क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट है वही हमें मोटिवेट करता है यहाँ तक आपके लिए जो वीडियो है लाने के लिए हमें मजबूर करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।